कहानियाँ हमारे जीवन के अनुभव से हमें मिली होती हैं और एक ऐसा ही अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वहाँ का चौकीदार, उसकी पैनी नज़र हर एक के ऊपर गड़ी रहती है। कौन आता है, कौन जाता है, कौन कौन से फ्लैट में कौन कौन रहता है, और हो भी क्यों ना, आखिर उसका काम है। लेकिन 16 नंबर वाली मैडम के ऊपर उसकी नज़र कुछ ज़्यादा ही ख़ास रहती है। वैसे तो मैं भी उससे आते जाते मिलती रहती हूँ 16 नंबर वाली से। वो तो मुझे बड़ी सादा सी औरत लगती है, अकेली रहती है। ना तो उसका पति रहता है उसके साथ में, ना ही कोई परिवार वाला रहता है। कभी उसने बताया भी नहीं वह अकेली क्यों रहती है। कामकाजी औरत है तो मैंने भी कभी पूछा नहीं कि वह अकेली क्यों रहती है। बड़ी खूबसूरत है और बड़ा ही सुंदर उसका बदन है, एकदम गदराया हुआ सा। नैन नक्श उसका इतना खूबसूरत है कि जहाँ से भी गुजरती है लोग उसे एक बार पलटकर देखते ज़रूर हैं। शायद चौकीदार की वो ख़ास और पैनी नज़र भी उसकी खूबसूरती का दीवाना होगा। लेकिन एक रोज़ की बात है कि मैं रात को नीचे खाना खाने के बाद टहल रही थी। तभी मैंने देखा कि वो औरत भी फ़ोन पर बात करते हुए टहल रही है। मेरी नज़र उस पड़ी तो मैंने उसे दूर से ही हाय बोल दिया, लेकिन मैंने बात नहीं की क्योंकि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं भी टहल रही थी, वो भी टहल रही थी। टहलते टहलते जब मैंने बिल्डिंग का चक्कर लगाया तो मैंने देखा चौकीदार अपनी जगह पे नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि रात हो चुकी थी और हम 2 औरतें बिल्डिंग के नीचे थीं। चौकीदार को वहाँ होना चाहिए था, लेकिन चौकीदार वहाँ नहीं था। मैं दूसरा चक्कर लगा के आई, तब भी नहीं था। तो फिर मैं उसे ढूंढने लगी। मैं इधर उधर तलाश कर रही थी चौकीदार को। तभी मैंने देखा कि कोई झाड़ के पीछे खड़ा है और हमें देख रहा है। जब जब मैंने आवाज़ लगाई कौन है कौन है, वहाँ तो कोई भागा। मैं घबरा गई और चौकीदार को ढूंढने लगी। जब मैंने देखा तो चौकीदार अपनी सीट पर बैठा था। मैंने उससे पूछा, तुम अभी कहाँ थे? मैंने किसी को झाड़ के पीछे से भागते हुए देखा है। उसने कहा, कोई नहीं मैडम, बिल्ली या कोई कुत्ता वगैरह होगा। मुझे उसका रवैया थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो फिर मैंने कंप्लेन बॉक्स में उसकी कंप्लेन लिख कर डाल दी और सोने चली आई। जब सुबह घंटी बजी, अखबार वाला अखबार डालकर घंटी बजा जाता था, तो मैंने दरवाज़ा खोला। जब देखा तो दूध की बोतल के साथ एक पर्चा था, वही कंप्लेन वाला पर्चा जो रात को मैंने डाला था। मैंने वो पर्चा अलट पलट कर देखा तो उसके पीछे लिखा था, दोबारा ऐसा मत करना। मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। मैं पर्चा लिए हुए नीचे गई चौकीदार के पास, लेकिन वहाँ चौकीदार की ड्यूटी बदल चुकी थी। मैं वापस अपने फ्लैट में आई और मैंने अपनी बिल्डिंग के मैनेजर को फ़ोन किया। जब उसने फ़ोन उठाया तो मैं उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि एक ऐसा चौकीदार रखा है आपने कि रात को वो चौकीदारी नहीं करता, वो सिर्फ औरतों को देखता रहता है। यहाँ तक कि जब मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट डाली तो उसने मुझे धमकी दी। उसका लिखा हुआ पर्चा मेरे हाथ में है, तुम जल्दी से आओ और उसके खिलाफ कोई एक्शन लो, या तो उसे काम से निकालो। फिर मैनेजर ने मुझे कहा, मैडम आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैं आज शाम को आता हूँ जब उसकी ड्यूटी दोबारा शुरू होगी और इस बात को हम क्लियर करेंगे। तब तक मानो जैसे मेरा गुस्सा मेरे सिर पर चढ़ रहा था। मैनेजर इतना ठंडा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे बोल सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई? तभी मुझे याद आया उस 16 नंबर वाली मैडम के बारे में कि उसको भी तो घूरता है, गुस्सा तो उसे भी आता होगा। क्यों ना मैं उसके पास जाऊं और उससे बोलूं कि मेरे साथ चलकर चौकीदार की शिकायत करो और उसे नौकरी से निकलवा दो। लेकिन जब मैं 16 नंबर फ्लैट में गई तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन अंदर से टीवी की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने घंटी बजाई। बहुत देर हो गई लेकिन फिर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं नीचे जाने लगी थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तभी मैंने देखा कि कोई आदमी है जिसने काली टोपी पहनी है, मुंह ढका हुआ है और वो वहाँ से जा रहा है। लेकिन 16 नंबर वाले के यहाँ तो कोई आदमी नहीं रहता था। फिर ये कौन हो सकता है, मैं सोचने लगी। ऊपर से मुझे चौकीदार के ऊपर भी इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो मिल जाता तो मैं उसका मुंह नोच लेती। ऐसे कैसे मुझे धमका सकता है
कैसे कैसे मैंने शाम का इंतज़ार किया। शाम हुई और मैनेजर आया, तब मैं वो लेटर लेके नीचे गई। मैंने कहा, मैंने रात को ये कंप्लेन लिखी थी, ये मेरी हैंडराइटिंग है। इसके पीछे इस चौकीदार ने ये लिख कर मेरे दरवाजे पर दूध की बोतल के साथ धमकी छोड़ाया। मैं बोतल वाली दूध कभी नहीं मंगवाती। इस चौकीदार की हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? मैनेजर आराम से मेरी बात सुन रहा था। उसके बाद उसने कहा, मैडम आपको शायद बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। अच्छी बात यह है कि आपने कंप्लेन की और हर किसी को इसी तरह अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन ये चौकीदार नहीं कर सकता। मैंने पूछा, क्यों नहीं कर सकता? क्या ये तुम्हारा भाई है जो तुम इसे बचा रहे हो? उसने कहा, नहीं मैडम, ये मेरा भाई नहीं है, लेकिन ये नहीं लिख सकता क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है। आप ये पर्चा मेरे पास रहने दो, मैं उसकी जांच करके आपको बताता हूँ। उस दिन के बाद मैं थोड़ी डरी और फिक्रमंद रहने लगी। मैं जब भी चौकीदार को देखती मुझे गुस्सा भी आता और डर भी लगता। कई दिन गुजर गए, मैनेजर ने कोई खबर नहीं दी। फिर मैंने उसे फ़ोन किया कि अगर आप पता नहीं लगवाएंगे तो मैं पुलिस को कंप्लेन करूँगी। तो मैनेजर ने कहा, मैडम मैं पता लगवा रहा हूँ, मुझे 1-2 दिन और दे दो। अगर 1-2 दिन में पता ना लगा तो मैं खुद ही जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दूँगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं सोचने लगी। उस दिन रात और दिन की बात फिर याद आया मुझे 16 नंबर वाली के बारे में कि आखिर उस दिन दोपहर में उसके घर से वो कौन आदमी निकला था और उसने मुंह पर मास्क, आंखों पे काला चश्मा और काली टोपी क्यों पहना था। तो मुझे लगा शायद उसका कोई दोस्त होगा। मैंने अपने मन में कहा, छोड़ो, मुझे क्या करना है, कोई कुछ भी करे। मैं उठी और मार्केट चली गई। मार्केट से आते वक्त मुझे रात हो गई। जब मैं अपनी बिल्डिंग में पहुंची तो फिर चौकीदार वहां नहीं था। तो मैंने इस बार सबूत के लिए अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर दिया और उसे ढूंढने लगी। इधर उधर चक्कर लगाया तो मैंने देखा 16 नंबर वाली फिर फ़ोन पर बात कर रही है। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दी, मैं भी मुस्कुरा दी, लेकिन मैं तो चोर की चोरी पकड़ रही थी। मेरे मोबाइल का कैमरा चालू था। इधर उधर मैं कैमरा घुमा रही थी, तभी मुझे झाड़ियों के पीछे एक परछाई दिखाई दी। मैं कैमरा लेके उसके पीछे भागी, लेकिन तभी हील्स की वजह से मेरा पैर मुड़ गया और फ़ोन गिर गया। मैं उठी, फ़ोन को उठाया, उसमें वीडियो देखा, लेकिन उसमें साफ कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि आखिर झाड़ियों के पीछे कौन है। जब मैं वापस चौकीदार को देखने गई तो वो अपनी सीट पर बैठा था। उसे देखकर फिर मुझे गुस्सा आया कि मैं इसे फिर बोलूँगी और ये मुझे झुठला देगा। तो मैं चुपचाप अपने फ्लैट में चली गई और पूरा वीडियो मैंने मैनेजर को व्हाट्सएप कर दिया। थोड़ी देर में मैनेजर का मैसेज आया, मैडम थैंक यू, लेकिन चौकीदार ने मुझे 10 मिनट पहले ही फ़ोन किया था कि वो खाना खाने जा रहा है, 10 मिनट तक सीट पर नहीं रहे। अब मेरा दिमाग गुस्से में चकरा गया था। तो मुझे याद आया बिल्डिंग में कैमरा भी है। अब सुबह उसके सारे फुटेज देखूंगी, फिर मैनेजर को सबूत के साथ व्हाट्सएप करूंगी। और मैं सो गई। फिर सुबह अखबार आने से पहले बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन आज फिर कोई दूध की बोतल रख गया एक पर्चे के साथ। उस पर्चे पे फिर लिखा था, दोबारा वीडियो मत बनाना। अब मैं बहुत खौफजदा हो गई। मैंने सोच लिया कि अब मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी। मैं तैयार होने लगी। तैयार होते होते मैं सोचने लगी कि अकेले जाने से अच्छा है 16 नंबर वाली के साथ चली जाती हूँ, एक से भले दो। जब मैं उसके फ्लैट में पहुँची तो टीवी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था कोई। मुझे उस दिन की बात याद आ गई। फिर मैं जल्दी से जाकर सीढ़ियों के नीचे छुप गई। आज उस आदमी को मैं पकड़ ही लूँगी, आखिर ये मुँह छिपा कर क्यों आता है। जैसे ही वो फ्लैट से निकला तो मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी और उससे पूछा, भैया आप कौन हो, इस बिल्डिंग में क्या कर रहे हो। वो भागने लगा। फिर मैं शोर मचाने लगी। तभी सब अपने फ्लैट से बाहर निकल कर आ गए और उसे धर दबोचा। जब उसका मास्क हटाया
तो सब हक्का बक्का रह गए। वो और कोई नहीं था, वो रात वाला चौकीदार था। सब उसे पीटने लगे। तभी वो 16 नंबर वाली निकल कर आ गई। उसने सबको हटाते हुए चौकीदार को बचाने लगी। सब लोग उसे भी पूछने लगे, ये तुम्हारा कौन है जो तुम इसे बचा रही हो? सब 16 नंबर वाली को उल्टा सुल्टा बोलने लगे। तभी चौकीदार उठा और चिल्लाकर बोला, उसे कोई कुछ मत बोलना, ये मेरी धर्मपत्नी है। एकदम से सन्नाटा फैल गया और सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कैसे हो सकता है? ये इतनी पढ़ी लिखी और ये अनपढ़ चौकीदार, ये कैसे मुमकिन है? तब 16 नंबर वाली ने अपनी कहानी बतानी शुरू की कि हमारी शादी बचपन में ही हो गई थी। गांव में कोई कामकाज ना होने के कारण मेरे पिताजी हम सबको लेकर शहर चले आए और इनके पिताजी जमींदार थे, तो ये लोग गांव में ही रह गए। हम लोग शहर में रहकर एक रोटी कम खाते लेकिन पढ़ने जाते, और ये लोग गांव में ही रहते पर भर पेट खाते। मेरे पिताजी ने पढ़ा लिखा कर मुझे अपने पैरों पर खड़ा तो कर दिया, लेकिन मेरा बाल विवाह ना तोड़ पाए। जब मैं नौकरी करने लगी तो ये मेरे पति मुझे घर वापस ले जाने के लिए शहर आए। इनको मेरा पता मालूम पड़ा तो ये मुझसे मिलने यहाँ आधम के, लेकिन जब इन्होंने यहाँ मेरी ज़िंदगी देखी तो ये मुझे यहाँ से गांव नहीं ले जाना चाहते। खुद ही यहाँ छोटी मोटी नौकरी करके मेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। ये बस मेरे लिए यहाँ चौकीदारी करते हैं, पर इन्हें ऐसा लगता है कि अगर किसी को पता चला कि मेरा पति पढ़ा लिखा नहीं है तो लोग मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए चुपचाप मुझसे मिलने आते हैं और मैं भी इनका ख्याल रखती हूँ कि कोई इन्हें परेशान ना करे। इसीलिए उस दिन जब आपने कंप्लेन की तो मैंने ही आपको धमकी दी थी, और दोबारा भी मैंने ही आपको ख़त लिखा था कि दोबारा वीडियो मत बनाना। अब आप लोग चाहे तो हमारी शिकायत कर सकते हैं या आप लोग हमें माफ़ करके अकेला छोड़ सकते हैं। इस हादसे के बाद मुझे ये समझ में आया कि अगर प्रेम सच्चा हो तो इंसान उसके लिए कुछ भी बन सकता है। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ कि तुम ज़माने की राह से आए, कि तुम ज़माने की राह से आए, वरना सीधा था दिल का रास्ता। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।